हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक पाठक क्लासेस पर। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज हम लोग बेटे कंसीडरेशन का यूनिट नंबर 2, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 2 कंसीडरेशन हमारा चल रहा है, जिसकी हमारी सेकंड क्लास जो है वो आज है। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम कंसीडरेशन को खत्म कर दें। ठीक है जी। तो सर आप क्या पढ़ा रहे थे, एक बार उसकी रिवीजन करवा दो। ओके। तो बेटे आप सभी का प्यार बहुत मिल रहा है वीडियोस को, आप सब वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है और मोटिवेशन भी आ रहा है। कोशिश करूंगा जितनी अच्छी वीडियोस अभी तक बनाई है उससे और ज्यादा, एक स्टेप दो स्टेप ज्यादा अच्छी मैं आपको वीडियोस बना के अपलोड करता रहूं। आप बस कनेक्ट रहिए, लगातार मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ओके। तो स्टार्ट कर रहा हूं कंसीडरेशन। मैंने आपका शुरू किया था, तो सबसे पहले पहले आपको मैं रिवाइज करवा दूं। मैंने आपको डेफिनेशन और रूल्स बताए थे, इन दोनों को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, कंसीडरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज डी ये बात बोलता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or will do, promise to do, will do any activity or abstain from doing any activity is called consideration। मतलब कंसिडरेशन हमेशा डिजायर पे होना चाहिए प्रोमीजर की। ठीक है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर, मतलब यहां पर एक लाइन बहुत अच्छी मैं आपको एक बताता हूं। कंसिडरेशन दे कोई भी सकता है, लेकिन कंसीडरेशन को फिक्स जो करेगा वो प्रोमीजर करेगा। ठीक है जी। प्रोमीजर मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ऑल वेल। तो कंसीडरेशन दे कोई भी सकता है, कंसीडरेशन को फिक्स प्रोमीजर करेगा। तो दोनों लाइन का मैंने मतलब बताया। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज, will do any activity or abstain from doing any activity or things etc is called consideration। ठीक है जी। फिर हमने बात करी कंसिडरेशन के रूल्स की। कंसिडरेशन के रूल्स की मैंने आपको बात करी, क्या क्या रूल थे। रूल नंबर 1, मतलब कुछ 3 रूल तो मैंने निकाल दिए थे आपके डेफिनेशन से। रूल नंबर 1 था, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, वरना वो काउंटर ऑफर बन सकता है। रूल नंबर 2 था, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो यहां पर एक केस बताया था चेन्नैया वर्सेस रमैया का। चेन्नैया वर्सेस रमैया का केस मैंने अपनी मेरे YouTube चैनल पर भी अपलोडेड है, आप वहां पर भी मेरे इस केस को देख सकते हो एक बार। वैसे मैंने क्लास में भी बता दिया। हाँ, एक केस मुझे बताना था, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो बालदेव नाम एक्चुअली में था। तो ये केस मैं पहले बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी। और आप इस केस को भी अलग से वीडियो मेरे चैनल पर है अपलोड, तो आई थिंक मैंने अपलोड की हुई है, अगर नहीं करी तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो बेटे लीगल रूल रिगार्डिंग कंसीडरेशन का सबसे पहला रूल है, मैं आज एक केस स्टडी बताने से शुरुआत करूंगा। नंबर 1 रूल कहता है, कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। ठीक है। तो एक केस आया था बेटे, केस का नाम था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। ओ है एंड में बालदेव। ऑल वेल। तो ये केस क्या था बेटे, बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। तो ये दुर्गा प्रसाद ने बालदेव के ऊपर केस किया। वो केस क्या था बेटे, ये जो बी नाम का पर्सन था यानी कि बालदेव, ये एक, आप ये समझ लो ये डेवलपर था। वो जो रियल स्टेट डेवलपर्स होते हैं, जो मार्केट डेवलप करते हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स डेवलप करते हैं, कुछ इस तरीके का ही ये बंदा था। आप इंजीनियर भी बोल सकते हो, अपनी लैंग्वेज में आप कुछ भी बोल सकते हो समझने के लिए। मिस्टर बी एक डेवलपर था और मिस्टर बी, ये महाराष्ट्र के केस की बात है,
क्या हुआ कि किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उसने इस बालदेव को बोला कि बालदेव, आप क्योंकि एक्सपर्ट हो मार्केट वगैरह डेवलप करने में, आप ना एक मार्केट डेवलप करो, आप एक मार्केट डेवलप करो जिसके अंदर कुछ दुकानें आप बनाओ, ताकि एक ही जगह पर कस्टमर्स जो आए उन कस्टमर्स को एक ही जगह पर जो है वो सारा सामान जो है मिल जाए। कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बालदेव से ये रिक्वेस्ट की, ये बात बोली कि भाई आप एक काम कीजिए, आप एक मार्केट को डेवलप कीजिए। ऑल वेल, बालदेव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इस बात को माना, बालदेव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इस बात को माना और बालदेव ने मार्केट को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। मार्केट डेवलप हो गई। अब मार्केट के अंदर दुकानें थी, तो ये दुकानें जो है ये लोगों ने ली, परचेज करी और वहां पर अपनी अपनी शॉप खोली। तो यहां पर अलग अलग लोगों ने जो है वो दुकानें परचेज करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी बहुत सारी दुकानें थी। तो क्या था, क्योंकि मार्केट डेवलप की है, तो ये दुकान वाले इस बालदेव नाम के पर्सन को कमीशन देते थे। क्या देते थे, कमीशन देते थे, क्योंकि मार्केट किसने डेवलप करी, वो बालदेव ने करी थी। तो बालदेव ने इन सबको बोला कि भाई मार्केट मैंने डेवलप करी है तो मुझे कुछ पैसे दो अपनी सेल में से। तो थोड़े टाइम तक इन मार्केट वालों ने बालदेव को पैसे दिए और बाद में पैसे देने बंद कर दिए। तो बालदेव गया मार्केट वालों के पास, लाओ जी पैसे दो, मैंने आपकी मार्केट डेवलप की है, आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। तो उनमें से कोई एक पर्सन था दुर्गा प्रसाद नाम का, और ये थोड़ा सा समझदार था। ठीक है, उनमें से एक पर्सन था दुर्गा प्रसाद और ये थोड़ा सा समझदार था। दुर्गा प्रसाद ने बालदेव से बोला कि आपने ये जो मार्केट डेवलप की, क्या हम लोगों ने आपको ऑफर दिया था मार्केट डेवलप करने के लिए, क्या आपने हमें एक्सेप्टेंस दी थी मार्केट को डेवलप करने के लिए, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं बना, तो हम आप लोग आपको पैसे क्यों दें। आप खुद सोच के देखो, क्या बालदेव और दुर्गा प्रसाद यानी कि ये मार्केट वाले जितने भी लोग हैं, क्या इनके बीच में कोई एग्रीमेंट बना था कि बालदेव उनके लिए मार्केट डेवलप करेगा? नहीं ना। बालदेव को किसने बोला था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। तो भाई दुर्गा प्रसाद को गुस्सा आया, दुर्गा प्रसाद गया कोर्ट। कोर्ट में जब जज ने ये सारी सिचुएशन को देखा, तो जज ने भी सिंपल बोला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि भाई ऑफर होना चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस हो गया, फिर कंसीडरेशन तभी तो होगा जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा। तो यहां पर कंसीडरेशन मूव प्रोमिजर की डिजायर से तो हो ही नहीं रही। मतलब मैंने आपको क्या लाइन बनाई कि कंसीडरेशन मस्ट बी फिक्स बाय प्रोमिजर। क्या यहां पर ये जो लोग हैं, क्या इन्होंने कंसीडरेशन के अमाउंट को फिक्स किया था? बिल्कुल नहीं किया था। क्या बालदेव ने इनके कहने पे मार्केट डेवलप की? बिल्कुल नहीं की। तो कोर्ट का भी ये डिसीजन था कि यहां पर बालदेव जो है वो हकदार नहीं है कमीशन लेने का इन मार्केट वालों से, क्योंकि इन मार्केट वालों का बालदेव के साथ में किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। तो वहीं से ये रूल है, कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। ऑल वेल बच्चे, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा केस अच्छे से समझा पाया, और फिर भी आपको और कुछ स्पेशल इसमें देखना हो तो ये वीडियो आप सेपरेटली देख सकते हैं चैनल पर। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे रूल्स। रूल नंबर 1 था कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, और रूल नंबर 2 था कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन। तो देखो, एट द डिजायर और मे मूव दोनों में डिफरेंस है। कंसीडरेशन फिक्स प्रोमीजर करेगा, हाँ कंसीडरेशन को दे कोई और थर्ड पार्टी भी सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां मैंने आपको पूरा एक केस बताया था, केस का नाम था चेन्नैया वर्सेस रमैया। ऑल वेल, फिर मैंने बताया कंसीडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है और कंसीडरेशन एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। एग्जीक्यूटेड मतलब एग्रीमेंट बनाया, इमीडिएटली कंसीडरेशन दे दिया। एग्जीक्यूटरी मतलब एग्रीमेंट अभी बनाया है, कंसीडरेशन बाद में देंगे। क्लियर है? इस शब्द से आप लोग यूनिट 1 के अंदर आपको पता है इस शब्द के बारे में। कंसीडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हो सकते हैं। कंसीडरेशन
एडिकेट हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, कंसीडरेशन इन एडिकेट भी हो सकता है। मतलब 2 लाख की कोई चीज अगर मैं 10 रुपए में दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको यहाँ एक बात बताई थी कि एक्स और वाई जब आपस में डील करते हैं तो जरूरी नहीं है दोनों का प्रॉफिट हो। एक का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, एक का कम हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है दोनों का प्रॉफिट बैलेंस हो, बराबर हो। किसी का ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किसी का कम प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इन एडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन पॉसिबल है, लेकिन इन द केस ऑफ इनएडिकेट कंसिडरेशन पार्टीज को हमेशा चेक कर लेना है कि फ्री कंसेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ऑल वेल। फिर हमने बात करी परफॉर्मेंस ऑफ वन, व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। तो सर आप उसी चीज को परफॉर्म करेंगे जिसके लिए आप बिल्कुल लीगली बाउंड हो। यहां देखो एग्जांपल है, ए प्रॉमिस टू पे 2000 टू ए डॉक्टर ओवर द फीस इज इनवैलिड, इट इज द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर टू गिव अ ट्रीटमेंट ऑफ हिज नॉर्मल फीस। जैसे कि किसी डॉक्टर की 1000 रुपए की फीस है, 2000 की फीस है, तो उसने 2000 रुपए ले लिए, तो अब वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। मान लो कोई डॉक्टर 2000 रुपए लेने के अलावा और आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करे कि मुझे 5000 दो तभी मैं ऑपरेशन अच्छा करूंगा वरना नहीं करूंगा, तो बेटे ये गलत है। जिसके लिए आप लीगली बाउंड हो आपको वही परफॉर्म करना है। जैसे कि सिंपल सी बात है, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, आप उनसे बोले कि मेरा काम कर दीजिए, तो वो लोग आपसे क्या बोलते हैं आप सब जानते हो, तो गलत है, वो लोग नहीं बोल सकते ऐसा। आप उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हो। कंसिडरेशन आपका रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला मैं किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूंगा, नॉट पॉसिबल। एंड कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी लॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के लिए बनाई गई, पब्लिक के लिए बनाई गई पॉलिसी के खिलाफ कोई कंसिडरेशन आप किसी को ना ले सकते हो ना दे सकते हो। यानी कि इलीगल कंसिडरेशन आप नहीं दे सकते, अनलॉफुल कंसिडरेशन आप नहीं ले सकते, और इमोरल कंसिडरेशन आप नहीं दे सकते। इमोरल का मतलब बताता हूं, जैसे कि ए और बी, ए बहुत अमीर आदमी है, बी गरीब है, ए ने बी के बेटे को खरीद लिया, क्या ये इमोरल नहीं है? यानी कि बी ने ए को अपना बच्चा दिया और ए ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। बेटे यहां मैं अडॉप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अडॉप्शन इज द डिफरेंट थिंग, वो लीगली अडॉप्ट किया जाता है। यहां पर फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसे के लिए जो है बच्चे को खरीदा और बेचा जा रहा है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो चुका है। ऑल वेल। तो बेटे मेरे यहां पर मतलब कुल मिला के यहां पर हम लोगों ने पूरा का पूरा ये टॉपिक क्लियर कर लिया है। अब आज की क्लास हमारी शुरू हो रही है, सूट बाय ए थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल। तो इस टॉपिक को समझाऊंगा। सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा बताता हूं, फिर हम यूजुअली वही काम करेंगे, नोट्स पे जाएंगे मेरे, और नोट्स पे जाने के बाद फिर हम इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट पे आ जाएंगे। टॉपिक क्या है? सूट बाय ए थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। सूट बाय ए थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है बेटा? तो देखो कंसीडरेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी मेरे प्यारो। कंसीडरेशन की डेफिनेशन में एक बात ये थी कि कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, यानी कि कंसीडरेशन को फिक्स कौन करेगा? प्रोमीजर करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और उसी डेफिनेशन में एक बात और थी, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमीजी। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमीजी। तो मैं ये दूसरी बात पे थोड़ा सा ध्यान आप लोगों का आकर्षित करूंगा। यहां कह रहा है कि कंसिडरेशन प्रोमीजी खुद भी दे सकता है और कोई और पर्सन प्रोमीजी के बिहाफ पर भी कंसिडरेशन दे सकता है, बिल्कुल वैलिड है। और इसका एक केस था चेन्नैया वर्सेस रमैया। यहां तक ओके? ठीक है जी। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि कंसिडरेशन थर्ड पार्टी दे सकती है, लेकिन क्या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर केस फाइल कर सकती है इन द केस ऑफ डिफॉल्ट? जैसे कि
ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, कंसीडरेशन सी ने दे दिया, ए ने डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या ए के ऊपर लीगल एक्शन ये सी बंदा ले सकता है? तो आंसर है नो। आंसर है नो। बात कुछ समझ में आ रही है? तो सर ये क्या है? तो बेटे कंसीडरेशन का रूल ये है कि थर्ड पार्टी कैन गिव द कंसीडरेशन, लेकिन थर्ड पार्टी कैन नॉट टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ये जनरल कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से सुनना, कि थर्ड पार्टी कंसीडरेशन दे सकती है लेकिन थर्ड पार्टी लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। ये एक जनरल कंसेप्ट है और इसको हम कहते हैं प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इवन उस बंदे ने कंसीडरेशन दिया हो। यानी कि ए बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, बी का कंसीडरेशन सी ने ए को दे दिया, तो डिफॉल्ट होने पर सी ए पर लीगल एक्शन नहीं ले सकता। एक सिंपल सी लाइन और बताता हूं, कहीं पर भी कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दिया जाए, और वही एक्सेप्शंस अभी पढ़ाऊंगा, जनरल कंसेप्ट ये कहता है कि थर्ड पार्टी, कोई भी दुनिया का बाहर का बंदा हो, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच में फालतू नहीं बोल सकता, केस फाइल नहीं कर सकता। ये जनरल कंसेप्ट है, ठीक है जी। तो यहां पर एक केस आया था, वो केस क्या था? डनलप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक होलसेलर था। शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि नोट्स के ऊपर पूरे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना। शॉर्ट में इन द सेंस मैं लिखवा नहीं रहा हूं, समझाऊंगा तो पूरा। एक कंपनी थी डनलप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने होलसेलर को अपने टायर्स दिए और डनलप ने होलसेलर को बोला कि भाई मेरे टायर्स एक फिक्स अमाउंट से कम में मत बेचना, क्योंकि डनलॉप की अपनी एक गुडविल थी। डनलॉप नहीं चाहता था मेरे टायर सस्ते में मार्केट में बिके। तो डनलॉप ने होलसेलर को बोला, फॉर एग्जांपल एक अमाउंट ले लेते हैं 120 रुपए, ये अमाउंट काल्पनिक है, अपनी तरफ से ले रहा हूं। 120 रुपए से कम में होलसेलर को बोला मेरे टायर मत बेचना। होलसेलर ने बोला ओके, मतलब दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। होलसेलर ने, अब ये तो कस्टमर को टायर बेचेगा नहीं, होलसेलर ने ये टायर किसको दिए? रिटेलर को। तो होलसेलर ने रिटेलर से भी यही एग्रीमेंट बनाया कि भाई 120 रुपए से सस्ते में इस टायर को मार्केट में आप मत बेचना। तो यहां पहले ये बताओ कि यहां पर कितने कॉन्ट्रैक्ट बने? तो बेटे यहां दो कॉन्ट्रैक्ट बने, एक डनलॉप और होलसेलर और एक होलसेलर रिटेलर। हुआ क्या कि रिटेलर भाई ने ये टायर को बिलो 120 रुपीज जो है वो बेच दिया, बिलो 120 रुपए मार्केट में बेच दिया। ये बात डनलॉप को पता लगी। डनलॉप कंपनी को गुस्सा आ गया कि भाई ये कैसे, ऐसे कैसे, हमने तो एग्रीमेंट बनाया कि हमारे टायर सस्ते में नहीं बिकेंगे। तो डनलॉप जो है, अब बेचे रिटेलर ने है, तो डनलॉप रिटेलर के ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहता है। क्या डनलॉप रिटेलर पर लीगल एक्शन ले सकता है? तो आंसर है नो, क्योंकि रिटेलर का एग्रीमेंट तो होलसेलर के साथ हुआ था। डनलॉप, इन दोनों के बीच में कौन सी पार्टी है? थर्ड पार्टी। और प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये बात बोलती है कि थर्ड पार्टी कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ऑल वेल जी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो चलते हैं जरा नोट्स के ऊपर। तो ये वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है, प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो जी क्या लिखा हुआ है, जनरल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है जी? जनरल कंसेप्ट। जनरल कंसेप्ट ये बात बोलता है, प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस ए स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल सूट अपॉन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो ही हैज गिवन कंसिडरेशन, चाहे उसने कंसिडरेशन दिया हो। ठीक है जी। यहां एक एग्जांपल है, मोटू सोल्ड हिज कार टू जॉन द डॉन फॉर ₹1,00,000। आफ्टर सम टाइम कार क्रिएटेड सम प्रॉब्लम, बाद में कार में कुछ दिक्कत आ गई, तो मोटू ने जॉन द डॉन को कार बेची। तो मोटू और जॉन द डॉन के बीच में एक एग्रीमेंट बना, हियर ओनली जॉन द डॉन कैन फाइल सूट अपॉन मोटू। जॉन द डॉन के जो चेले चपाटे हैं वो लोग मोटू पर केस फाइल नहीं कर सकते, सिर्फ जॉन द डॉन कर सकता है। तो एक एग्जांपल यहाँ देख लो, ये जो मैंने आपको बताया, डनलप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ होलसेलर से। डनलप ने होलसेलर को बोला मेरे टायर्स इतने रुपए से कम में मत बेचियो।
होलसेलर ने यही बात रिटेलर को बोली और रिटेलर ने बेच दिया। क्या डनलॉप लीगल एक्शन ले सकता है? तो नहीं, क्योंकि डनलॉप जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो होलसेलर और रिटेलर है। ऑल वेल बच्चे, तो लिखा है एज पर द पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरर टायर शुड नॉट बी सोल्ड बिलो $5. Dunlop passed the instruction to the wholesaler and wholesaler passed the instruction to the retailer. The retailer sold the tire for $4. Now Dunlop wants to file suit against retailer. Will Dunlop company succeed? Question mark. तो नो, नहीं। क्यों? क्योंकि Dunlop cannot claim against retailer because there is no privity to of a contract between the two. मतलब both are stranger for each other. Privity to contract means कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के अलावा बाहर का पर्सन कभी भी लीगल एक्शन जो है वो नहीं ले सकता कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर। ऑल वेल जी, समझ में आ गया? चलो जी, अब हम बात करते हैं इसके किसकी, एक्सेप्शंस की। मतलब अब वो सिचुएशंस जहां पर एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। ऑल वेल, बहुत प्यार से सुनना, बहुत अच्छे अच्छे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे। इतने बेस्ट एग्जाम्पल आपको किसी जगह पर देखने को नहीं मिलने वाले। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक्सेप्शन मतलब दैट इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज द राइट टू स्यू। मतलब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट पे हक है कि वो पार्टी पर लीगल एक्शन ले सकता है, यानी कि एक्सेप्शंस ऑफ द प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, तो एक्सेप्शन नंबर 1 कहता है इन द केस ऑफ ट्रस्ट the beneficiary can file suit upon trustee। अब आपको ना बिना एग्जाम्पल के ये लाइन समझ में नहीं आने वाली, तो पहले इस लाइन को समझ लो क्या कह रहा है। कह रहा है इन द केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पूरा का पूरा पहले अच्छे से सुनना, इसको नीचे कर रहा हूं, इसको अच्छे से सुनना और फिर मैं यहां लिखे हुए एग्जाम्पल की तरफ जाऊंगा। मान लो एक फादर है, एक फादर है, उसके पास बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिजनेस बहुत बड़ा एम्पायर है। अकेला फादर है, उसकी वाइफ नहीं है, वाइफ की डेथ हो चुकी है, बच्चा है, बच्चे की उम्र है 14 साल। अचानक फादर को ये पता लगा कि भाई मेरे को लास्ट लेवल का कैंसर है, अब फादर की मृत्यु होने वाली है, मतलब अगले 4 से 5 महीने के अंदर फादर की डेथ हो जाएगी। अब फादर बहुत चिंतित है कि भाई मैं तो जा रहा हूं, अब मेरे बाद मेरी इस प्रॉपर्टी और मेरे इस बिजनेस का क्या होगा, क्योंकि मेरा बेटा तो अभी 14 साल की उम्र का है और वो छोटा है, तो उसके बस की अभी बिजनेस को चलाना और घर को चलाना नहीं है। ऑल वेल, यहाँ तक समझ में आ गया? तो हुआ ऐसा कि उस फादर ने अपने एक मतलब सलाहकार को बुलाया जो कानून की सलाह देते थे, या कोई भी एक अपना बहुत अच्छा मित्र था उस फादर का, उसने उसको बुलाया और मित्र को ये ऑफर दिया कि भाई मेरी अब होने वाली है डेथ, क्या तुम मेरी इस प्रॉपर्टी वगैरह की देख रेख, क्या देख रेख मतलब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके अपनी सारी प्रॉपर्टी की देख रेख तुम्हें सौंप रहा हूं, और जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा तब आप ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को सौंप देना। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो फादर के दोस्त जिसको वो प्रॉपर्टी सौंपी जा रही है भरोसे पर, उसने कहा कि ठीक है, आपका बच्चा जैसे ही 18 साल का हो जाएगा मैं वो प्रॉपर्टी दे दूंगा बच्चे को। तो एक बार हेडिंग क्या थी, इन द केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। तो अभी मैं आपको 2 वर्ड से रूबरू करवा रहा हूं। फादर ने अपने दोस्त पर ट्रस्ट किया, ट्रस्ट किया इसीलिए एग्रीमेंट किया, तो जो एग्रीमेंट फादर ने अपने दोस्त से किया तो दोस्त को बोलेंगे ट्रस्टी। क्या बोलेंगे? ट्रस्टी। सही है। अब क्या हुआ, फादर की डेथ हो जाती है, अब बेटा जो है वो 18 साल प्लस होता है और वो जाता है ट्रस्टी के पास। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट बना था वो किसके बेनिफिट के लिए बनाया था? वो बच्चे के बेनिफिट के लिए बनाया था। तो बेनिफिशियरी कौन हुआ? वो बच्चा। अब वो बच्चा जाता है फादर के पास, सॉरी अपने अंकल के पास जाता है, ट्रस्टी के पास जाता है, तो बोलता है कि अंकल जी मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो। अब ट्रस्टी क्या कहता है, भाई तू तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और तेरे फादर के बीच में हुआ है,
और तू तो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, और स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक लीगल एक्शन। बच्चे का माथा घूम गया, कहता यार ये तो अच्छा हुआ, मेरे फादर मेरी प्रॉपर्टी छोड़ गए, ये पूरी प्रॉपर्टी खुद ले गया सिर्फ एक कानून के चक्कर में। तो बेटे ने लीगल एक्शन कोर्ट में लिया। कोर्ट के अंदर ये एक्सेप्शंस को पढ़ा जाता है। इन द केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी यानी कि वो बच्चा कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट ट्रस्टी, यानी कि वो अंकल जो फादर के दोस्त थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया गया उस बच्चे के लिए ही था। आ गया समझ में जी? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जरा इस एग्जाम्पल को देखें। तो देखो, पापा, बीच में घर है, घर 50 करोड़ रुपए का है। एक मिनट, ध्यान से सुने। तो ये पापा है, पापा ने मेक ट्रस्ट डीड फॉर हिज सन। पापा ने एक ट्रस्ट डीड बनाई, किसके लिए? अपने बेटे के लिए, ट्रस्टी से। तो नंबर 1, पापा ने ट्रस्टी को बोला प्लीज टेक केयर ऑफ माई हाउस एंड गिव इट टू माई सन व्हेन ही अटेन्स मेजोरिटी। जब वो मेजर हो जाएगा आप ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को दे देना। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब ये ट्रस्टी है, सन अटेन्स मेजोरिटी एंड आस्क फॉर हाउस बट ट्रस्टी डिनाइड टू गिव हाउस टू द सन। तो सन कौन है? बेनिफिशियरी। हियर बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अगेंस्ट हिम इवन ही वाज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद है ये पूरा का पूरा चार्ट आपको समझ में आ गया। आ गया बच्चे? क्लियर है जी? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 कह रहा है इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज एग्रीमेंट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। In the case of family settlement or marriage agreement, the beneficiary can file suit. जरा ध्यान से सुने। फैमिली सेटलमेंट में और मैरिज एग्रीमेंट में बेनिफिशियरी जो है वो लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये क्या है, कौन सी बात कर रहा है? मान लो कि एक हस्बैंड है, ये वाइफ है। बहुत अच्छे से समझना बेटे है। ये हस्बैंड अपने वाइफ को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करता था। इल ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। ये हस्बैंड वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। शराब वराब पी के आता था, गाली गलौज करता था, मारता था। ये वाइफ परेशान हो गई। वाइफ चली गई अपने घर। कहाँ जाएगी भाई? वो घर चली गई। हस्बैंड वाइफ के घर गया और हस्बैंड बैठा अपने फादर इन लॉ के सामने। फादर इन लॉ ने बोला भाई आप तो गलत तरीके से ट्रीट करते हो मेरी बेटी को, तो मैं नहीं भेजने वाला, आप जाएं। हस्बैंड ने फादर इन लॉ से वादा किया कि मैं अब आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपकी बेटी को गलत तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा। फादर इन लॉ ने बोला पक्का वादा? बिल्कुल। हस्बैंड ने बोला यस। मतलब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। आप ऐसे बोल सकते हो एक फैमिली सेटलमेंट हुआ। दोनों के बीच में एक फैमिली सेटलमेंट हुआ। फादर इन लॉ ने इसके इस भरोसे पर अपनी बेटी को भेज दिया वापस, और थोड़े दिन सब कुछ ठीक रहा, और थोड़े दिन बाद हस्बैंड ने फिर ये अपना रंग दिखाना चालू कर दिया और दोबारा से वो इल ट्रीट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये वाइफ पर अधिकार है, बेशक वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फादर एंड हस्बैंड थी, उसके बावजूद भी ये वाइफ जो है वो लीगल एक्शन जो है वो ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ले सकती है, इवन शी वाज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। आगे समझ में जी? क्लियर है? एक एग्जांपल और दे देता हूं।
तो बेटे मान लो एक फादर है, उसके पास प्रॉपर्टी है, 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी। फादर ने प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों के नाम करने का वादा किया, लेकिन एक कंडीशन रखी कि भाई ये सारी प्रॉपर्टी आपकी, आप अपनी सिस्टर को यानी कि मेरी डॉटर को हर महीने 30,000 रुपए आप दोगे। अगर आप यस बोलते हो देन प्रॉपर्टी आपकी, वरना नहीं। तो कौन मना करता है ऐसी सिचुएशन में? दोनों भाइयों ने बोला ठीक है पापा जी, मैं ये प्रॉपर्टी 30,000 महीना हम अपनी बहन को दिया करेंगे। अच्छी खासी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। अब फादर जी निकल लिए, फादर जी चले गए। अब वो दोनों भाई पैसे जो है वो नहीं दे रहे अपनी बहन को, तो वो बहन अपने भाइयों पर केस फाइल कर सकती है। इवन वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थी। अब लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है जी। तो एक बार पढ़ लेते हैं, देखो। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज एग्रीमेंट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। कहता है व्हेन फैमिली डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट and the terms of settlement are written down in a document, it is called family settlement। मतलब वही हस्बैंड और फादर इन लॉ के बीच में एक राइटिंग में साइन करके दिया गया था कि हस्बैंड ने वादा किया था कि मैं अब इसको गलत तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। इसको कहते हैं फैमिली सेटलमेंट। सच एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली हु वर नॉट ओरिजिनल पार्टी टू द सेटलमेंट। तो 2 केसेस बताए। पहले में हस्बैंड और फादर इन लॉ के बीच में एग्रीमेंट हुआ, वाइफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थी। कोई गड़बड़ होती है तो वो वाइफ लीगल एक्शन ले सकती है। दूसरे एग्जांपल में फादर और 2 बेटे के बीच में एग्रीमेंट हुआ, फादर की बेटी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थी, लेकिन वो भी लीगल एक्शन ले सकती है। समझ में आ गया जी। तो यहां पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? ए फादर एग्रीड विद हिज सन, 2 बेटे हैं, एंड पुट अ कंडीशन दैट प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सन आफ्टर सेपरेटिंग ₹50 लाख फॉर हिज डॉटर। तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी 50 लाख सेपरेट कर दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर सन्स आर इग्नोर्ड सिस्टर। बच्चों ने बहन को इग्नोर करना चालू करा। नाउ सिस्टर कैन फाइल सूट अगेंस्ट हर ब्रदर्स इवन दो शी इज ए स्ट्रेंजर। ऑल वेल जी, समझ में आ गया? कोई समस्या? तो 2 एक्सेप्शन हमने पढ़े। हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हमें ये याद रखना है। टॉपिक ये है कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कह रहे हैं स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ऑल वेल। तो अब तीसरा है इन द केस ऑफ असाइनमेंट असाइनी कैन फाइल सूट। जरा इस एग्जांपल को भी समझ लो। हुआ क्या कि दीपक पाठक से कोई एक पर्सन है मिस्टर राहुल नाम का, मिस्टर राहुल नाम का पर्सन दीपक पाठक के पास आया पैसे उधार मांगना। कितने रुपए सर? 1 लाख रुपए। कितने टाइम के लिए? 2 महीने के लिए। ठीक है जी। हुआ ये कि राहुल ने दीपक को बोला कि दीपक भाई मुझे 50,000 1 लाख की जरूरत है, 2 महीने बाद ले लियो। दीपक पाठक ने, अच्छा दोस्त है राहुल, उसको 1 लाख रुपए दे दिया। 1 ही लाख रुपए दीपक के बैंक में पड़े थे। उसने कहा ले भाई तू ले जा, तेरा काम हो जाएगा, तू 2 महीने बाद दे लियो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? राहुल भाई अपने घर चला गया। 1 लाख रुपए जहां यूज करने थे राहुल ने वो पैसे यूज कर लिए। 2 या 3 दिन बाद दीपक को 1 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत पड़ गई। दीपक को 1 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत पड़ गई। तो ये दीपक ने कहा यार अब राहुल से तो मांग नहीं सकते, क्योंकि राहुल ने तो जवान 2 महीने बाद की दिए, तो राहुल कहां से देगा वो पैसे? तो दीपक पाठक गया किसी सूरज नाम के दोस्त के पास। दीपक ने सूरज को बोला कि भाई तू मुझे क्या 1 लाख रुपए दे देगा? क्या तू मुझे 1 लाख रुपए दे देगा? तो सूरज ने बोला क्या हो गया? कहता कि मैंने राहुल को 1 लाख रुपए दिए हुए हैं, 2 महीने बाद तू 1 लाख रुपए किससे रिकवर कर लियो? राहुल से रिकवर कर लियो। ऑल वेल, समझ में आ गई बात? तो सूरज ने बोला ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूंगा।
तो ऐसी सिचुएशन में राहुल से रिकवर करने का अधिकार पहले किसका था? इस बंदे का, दीपक पाठक। अब दीपक पाठक ने अपने राइट टू रिकवर ऑफ ₹1,00,000 को किसको दे दिया? सूरज को दे दिया। इसको कहते हैं मेरे प्यारो असाइनमेंट। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑफ राइट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि दीपक ने राहुल को 1,00,000 रुपए दिए थे, 2 महीने बाद वापस मिलेंगे, लेकिन दीपक को 2 दिन में जरूरत पड़ गई। दीपक ने सूरज नाम के किसी पर्सन से 1,00,000 रुपए ले लिए और सूरज को बोला कि 2 महीने बाद तू राहुल से रिकवर कर लियो। दोनों की आपस में एक्नॉलेजमेंट भी करवा दी। ठीक है, तो दीपक ने अपना राइट टू रिकवर, राहुल से कौन रिकवर करता? वो दीपक करता। वो राइट टू रिकवर दीपक ने किसको ट्रांसफर कर दिया? सूरज को। तो इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ राइट्स। असाइनमेंट मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट। असाइनमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ राइट्स। जिसने ट्रांसफर करे उसको बोलेंगे असाइनर, और जिसको ट्रांसफर करे इसको बोलेंगे असाइनी। जिसने ट्रांसफर करे उसको असाइनर, जिसको ट्रांसफर करे उसको बोलेंगे क्या? असाइनी, और एग्रीमेंट को बोलेंगे असाइनमेंट। समझ में आ गया? अब मान लो कि 2 महीने बाद ड्यू डेट पर राहुल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। राहुल पे पैसे नहीं थे, वो नहीं दे पा रहा पैसे। तो क्या सूरज अब राहुल पर लीगल एक्शन ले सकता है? तो यस, ले सकता है। क्या राहुल और सूरज का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं, राहुल के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो दीपक का था पहले। तो फिर सूरज इस पे लीगल एक्शन ले सकता है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो एक काम करते हैं, अब वहां चलते हैं नोट्स पे, वहां से देखते हैं। तो देखो, सी पॉइंट कह रहा है इन द केस ऑफ असाइनमेंट आज कंसिडरेशन पूरा नहीं होगा, एक छोटी सी क्लास जो है वो और लगेगी। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी एक छोटी सी क्लास और लगेगी, हम वो भी ले लेंगे। जल्दीबाजी नहीं करते, इन डिटेल पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन द केस ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर ऑफ राइट और बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द असाइनी, असाइनी कौन था? सूरज, कैन फाइल सूट। तो यहाँ एग्जांपल देखो क्या है। अर्जुन हैज टू रिकवर ₹10,00,000 फ्रॉम करण। अर्जुन सोल्ड हिज राइट टू द भीम। अर्जुन ने भीम को बोला कि तू रिकवर कर लियो, तू मुझे आज 10,00,000 दे दे, तू 2 महीने बाद करण से ले लियो। भीम इज हियर असाइनी, यानी कि बायर ऑफ राइट, एंड कैन फाइल सूट अपॉन करण। ऑल वेल बच्चे, समझ में आ गया? एग्जाम्पल एक और है, द असाइनी ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन स्यू इवन दो ही वॉज नॉट पार्टी टू इट। इंश्योरेंस पॉलिसी का असाइनी, अब जैसे किसी की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद या डेथ से पहले एक काम और करते हैं। मेरे पास एक कार है, अभी 2 महीने पहले ही खरीदी थी, तो कार से इंश्योरेंस मैंने करवाया था, टाटा एआईजी, और मेरा कार इंश्योरेंस था। मैंने आज 2 महीने बाद गाड़ी बेच दी। तो जिसको गाड़ी बेची है, अब इंश्योरेंस कंपनी का जो रिकवर करने का राइट है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने का राइट ट्रांसफर हो गया किसको? जिसने गाड़ी खरीदी थी। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट। ऑल वेल, और 2 और पॉइंट बचे हुए हैं इन 2 पॉइंटों को कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे बुक के ऊपर, एंड देन हम क्लास ऑफ करेंगे। अगली क्लास एक और क्लास कंसिडरेशन की ली जाएगी। फिर कहता है एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट क्या है? बड़ा आसान है। ए मुंबई जा रहा है ट्रेन से, बी ने ए को बोला कि भाई एक काम कर दे यार, मेरा एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप ले जाकर जेड भाई को दे दियो। किसको दे दियो? जेड को। बी ने ए को बोला कि भाई ये लैपटॉप, तू तो मुंबई जा ही रहा है, तो मुझे स्पेशली मुंबई जाना पड़ेगा, तू एक काम करियो, तू ये लैपटॉप मुंबई में जेड का घर बांद्रा के अंदर है, तो वहां पर ये लैपटॉप दे दियो। ऑल वेल। तो बी ने क्या करा? जेड और ए के बीच में एक्नॉलेजमेंट करवा दी। एक्नॉलेजमेंट ना, समझ गए? जेड से बोला कि भाई ए के पास तेरा लैपटॉप है, ये रहा नंबर, एक बार बात कर ले। जेड ने ए से बात करी, सब कुछ ओके हो चुका है। अब बी ने लैपटॉप ए को दिया, ए गया
मुंबई और ए ने लैपटॉप जेड को देने की बजाय लैपटॉप बेच दिया और वो पैसे खा गया। अब जेड इंतजार कर रहा है भाई मेरा लैपटॉप आएगा, तो लैपटॉप तो आया नहीं। क्या जेड ए के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है? तो हाँ जी, जेड ए के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ था? बी का। लेकिन फिर भी जेड कैन टेक लीगल एक्शन, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में बी ने क्या करवा दी थी? एक्नॉलेजमेंट करवा दी थी। आगे समझ में जी? तो एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द पर्सन हु बिकम्स एन एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी बाय एक्नॉलेजमेंट और अदरवाइज कैन बी स्यूड बाय सच थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल सुनना। एक्स गिव्स वाई ₹5,000 टू बी गिवन टू जेड। एक्स ने वाई को 5,000 रुपए दिए और बोला कि ये जेड को दे देना। वाई ने जेड को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई तेरे पास एक्स आ रहा है, सॉरी वाई ने जेड को इन्फॉर्म कर दिया कि एक्स के 5,000 रुपए तुझे देने के लिए उसने मुझे दे दिए, मेरी जेब में रखे हुए। दैट ही होल्डिंग द मनी फॉर हिम। लेटर ऑन, बाद में वाई रिफ्यूज कर देता है पैसे देने से, तो जेड अब वाई पर लीगल एक्शन ले सकता है। इवन जेड को पैसे एक्स से लेने थे, लेकिन जेड अब वाई पर लीगल एक्शन लेगा, क्योंकि एक्स ने पैसे वाई को दे दिए थे और एक्स ने जेड और वाई दोनों के बीच में एक्नॉलेजमेंट भी करवा दी थी। तो ऐसे सिचुएशन में थर्ड पार्टी कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ऑल वेल जी। तो कितने एक्सेप्शंस हो गए जरा ये देख लेते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1 मैंने आपको बताया, इन द केस ऑफ, पहले सबसे पहले मेन टॉपिक प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट कहता है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ठीक है, तो इस पे एक केस मैंने आपको पढ़ाया था, डल्लप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, होलसेलर और रिटेलर का। फिर आगे ये बात करता है कि सर क्या कुछ एक्सेप्शंस भी है इसके? तो हाँ जी, जनरल कंसेप्ट है कि स्ट्रेंजर लीगल एक्शन नहीं ले सकता, बट उसके एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शन नंबर 1, इन द केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। एक्सेप्शन नंबर 2, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज एग्रीमेंट। बुक के अंदर ये दोनों अलग अलग है, मैंने एक साथ बता दिए। नंबर 3, इन द केस ऑफ असाइनमेंट असाइनी कैन फाइल सूट, असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ राइट। और नंबर 4 कहता है इन द केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट। और पांचवा पॉइंट कह रहा है कोविनेंट रनिंग विद लैंड, कंडीशन अटैच्ड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल इसका मैं दूंगा, एक एग्जांपल और डिफरेंट आपका इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर है, तो दो दो एग्जांपल आपके हो जाएंगे। तो टॉपिक है कंडीशन अटैच्ड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। नहीं, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक का मेन मीनिंग है कोविनेंट रनिंग विद लैंड। क्या लिखा है? कोविनेंट रनिंग विद लैंड। कोविनेंट शब्द का मतलब होता है कंडीशन, रनिंग मतलब अटैच्ड, लैंड का मतलब विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब यहां पर मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। कह रहा है इफ द बायर बाइज द लैंड नोइंग दैट देयर आर सर्टेन ड्यूज देन सच ड्यू कैन बी रिकवर्ड बाय द लैंडर, गवर्नमेंट और क्रेडिटर। पहले बिना एग्जांपल के समझ नहीं आया। मान लो ये घर है, ये मिस्टर ए का है, मिस्टर ए घर का ओनर है, ठीक है। बी ने ए को अप्रोच किया, क्या तू मेरे इस घर को बेचेगा, ओ खरीदेगा, नहीं नहीं, क्या तू मुझे ये घर बेचेगा? तो बी ने ए को अप्रोच किया कि ये वाला घर मुझे खरीदना है, बेच दे भाई। तो ए ने बी को बोला ओके, ये घर है 5 करोड़ रुपए का। बी ने बोला डन भाई, मैं देने को तैयार हूं। ए ने एक कंडीशन रखी कि देख भाई ये 5 करोड़ का घर पूरा है, लेकिन 6 लाख रुपए का बिजली का बिल और 50,000 रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो इस घर पर पेंडिंग है। तो बेटे ये घर के ऊपर एक तो बिजली का बिल, BSES भारत, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, और एक MCD के 50,000 पेंडिंग है, और 6 लाख रुपए BSES बिजली का बिल। अच्छा आप लोग खुद बताओ,
कि ये जो बिजली का मीटर और घर जो है वो किसके नाम पे था, वो मिस्टर ए के नाम पे था। मतलब बिजली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था, ए के साथ। ये एमसीडी वाले का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था, ए के साथ। मतलब इन दोनों के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट था। अब ए उसी घर को बेच रहा है बी को ऑन ए कंडीशन दैट कि अगर तू ये बिल और एमसीडी का टैक्स बाद में भर देगा, वादा करता है भरने का, तो ये घर तेरा। बी ने बोला ठीक है जी मैं भर दूंगा। बी ने बोला मैं भर दूंगा। ए ने अपने पैसे लिए 5 करोड़ रुपए, ए अपना चला गया। अब 3-4 महीने हो गए, बिजली कंपनी के पास 6 लाख रुपए बिजली बिल के नहीं पहुंचे। तो बिजली कंपनी ने मिस्टर ए को अप्रोच किया कि लाओ जी पैसे दो हमारे। मिस्टर ए बोल रहा है सर ये घर तो मैंने बेच दिया, तो ये पैसे भरेगा मिस्टर बी। तो ए के एग्रीमेंट में क्या कंडीशन थी कि मिस्टर बी विल पे द प्राइस। अब मान लो मिस्टर बी पैसे नहीं देता, तो ये बिजली कंपनी जो है वो केस किसके ऊपर करेगी, मिस्टर बी के ऊपर। लेकिन यार बीएसईएस तो थर्ड पार्टी था, स्ट्रेंजर था, क्योंकि बी का एग्रीमेंट किससे हुआ है, ए से। तो यस बीएसईएस कैन टेक लीगल एक्शन इवन ये स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन ही ये थी। आ गया समझ में। तो देखते हैं, इफ द बायर बायज द लैंड, अब आ जाएगा समझ में। बायर मतलब बी, नोइंग दैट देयर आर सर्टेन ड्यूज, ड्यूज क्या है, बीएसईएस और एमसीडी, देन सच ड्यू कैन बी रिकवर्ड बाय लेंडर या गवर्नमेंट या क्रेडिटर। तो लेंडर जो भी है, गवर्नमेंट, एमसीडी, वो रिकवर कर सकती है। किससे करेगी, इस बायर से रिकवर। ठीक है जी। तो ये मेरे प्यारे हम लोगों ने कंसिडरेशन का एक और टॉपिक आज कंप्लीट किया, प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा बुक के पास चलते हैं। ऊपर तो देखो जी, sued by a third party to a contract। तो पढ़ रहा हूं, दो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। हम मान रहे हैं कि कंसिडरेशन थर्ड पार्टी दे सकता है। द थर्ड पार्टी कैन नॉट sue ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ओनली ए पर्सन हु इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन sue ऑन इट। यहां तक ओके। Thus the concept of stranger to consideration is valid। मतलब कंसिडरेशन कोई स्ट्रेंजर कैन गिव, दे सकता है, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो। द अफरसेड रूल दैट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर, अब यहाँ हाउएवर आ गया। हाउएवर मतलब हमें कुछ क्या पढ़ने, एक्सेप्शन पढ़ने। नंबर 1, इन द केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन इन्फोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट। यहाँ बेनिफिशियरी कौन था, वो माइनर बच्चा, याद करो मेरे एग्जांपल में। दो ही वॉज नॉट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड द ट्रस्टी। सेटलर कौन थे, पापा, और ट्रस्टी कौन थे, पापा के दोस्त, जिनको पापा ने क्या दिया था, प्रॉपर्टी दी थी। और पापा के दोस्त ने वो प्रॉपर्टी इस बेनिफिशियरी को देने से मना कर दिया। बेनिफिशियरी इवन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं था, वो ट्रस्टी पर केस फाइल कर सकता है। दूसरा, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और इन द केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने दोनों एक साथ बताए थे, यहाँ अलग अलग है, मैंने आपको बताया था, तो देख लेते हैं। इफ द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, the member of family who originally had not been parties to settlement may enforce the agreement। तो यहां याद करो, मैंने बताया था एक फादर ने प्रॉपर्टी अपने दो बेटों को दी, ये बोलकर कि तुम अपनी बहन को 50 लाख रुपए सेपरेट दोगे। इस वाले एग्रीमेंट में मां के ऊपर बात आएगी, ध्यान से देखना। दो भाई एक्स एंड वाई agreed to pay an allowance of rupees 20,000 to mother on partition of joint properties। जॉइंट प्रॉपर्टी थी, दोनों भाई अलग हो रहे, तो उन्होंने एक वादा किया 20,000 माँ को देंगे। माँ वहां खड़ी है साइड में, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, एक्स और वाई के बीच में। लेकिन बाद में उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। हेल्ड देयर मदर ऑल्सो, बेशक उसकी माँ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो माँ जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकती है फैमिली सेटलमेंट में। ठीक है,
तीसरा कह रहा है इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। यहां मेरा वही वाला एग्जांपल था कि एक हस्बैंड वाइफ को बहुत गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो उसने अपने फादर इन लॉ से एग्रीमेंट किया कि आगे से मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, लेकिन वो दोबारा से गलत व्यवहार कर रहा है। एग्रीमेंट तो हस्बैंड और फादर इन लॉ के बीच में था, लेकिन अब केस फाइल वो वाइफ कर सकती है। ठीक है जी। चौथा है इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ राइट। कैसा लग रहा है बेटे लॉ? अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। प्लीज इसको लाइक किया कीजिए। आपके लाइक्स आपके कमेंट से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो ये कह रहा है व्हेन द बेनिफिट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल। हाँ, कोई पर्सनल स्किल पे बेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुझे बुलाया गया किसी शादी में डांस परफॉर्म करने के लिए, मान लो मैं डांसर हूं, तो मैंने अपनी जगह किसी मिस्टर बी को भेज दिया, तो यहां पर ये असाइनमेंट इज नॉट वैलिड। फिर है एक्नॉलेजमेंट और कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, तो ये मैंने आपको पूरा पॉइंट बता दिया। और एक लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू थ्रू एन एजेंट। तो द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर बाय हिज एजेंट वेयर द एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। क्या हुआ कि ए ने किसी बी अपने एजेंट को अपॉइंट किया और बी ने सी के साथ में कोई काम किया, कोई एग्रीमेंट किया, और सी ने गलत तरीके से मतलब सी ने कोई डिफॉल्ट कर दिया। तो इस सी पर केस फाइल ए यानी कि प्रिंसिपल कर सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल ने बी को अपना एजेंट बना के भेजा था। अब लोग कहेंगे कि भाई मेरी बात तो बी से हुई है, सी शायद ये बात भी बोल सकता है, लेकिन बी वॉज द एजेंट ऑफ ए। Here A has right to take legal action against Mr. C even A was not the party to the contract. Here A is the principal and B is the agent. All well. जैसे प्रशांत ने अपॉइंट किया अभिनव को अपना एजेंट अपने घर को बेचने के लिए। अभिनव ने घर बेच दिया तरुण को, तरुण ने मान लो कोई पेमेंट वेमेंट देने में डिफॉल्ट कर दी, तो नाउ प्रशांत हैज राइट टू रिकवर द प्राइस फ्रॉम तरुण। ऑल वेल जी, समझ में आ गया? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में अगले इस टॉपिक के साथ। अगली क्लास में 100% कंसिडरेशन खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारों, बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, आप लोग सहयोग करेंगे तभी और अच्छी तरीके से ये वीडियोस आपके सामने आएंगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारी इतनी सारी मेहनत है, आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है। अगर आप वो भी नहीं दबाते तो जस्टिफाइड नहीं है। तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ जितने आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उनको बस एक बार बोल दो कि ये वाली वीडियो एक बार देख ले। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं वो बच्चा लॉ के लिए किसी के पास नहीं जाएगा। सही है जी, मिलते हैं, नमस्कार।